Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जर्नी को। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, है ना। इस वाले चैप्टर में हम लोग इनको बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एटम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेस में मैटर के बारे में तो आई होप अच्छे से पढ़ा ही है। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो जगह घेरती है ना, या फिर जिसका कोई मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, तो जो ये मैटर होता है ये कुछ इनडिविजिबल पार्टिकल्स या टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये मार्कर है ना, ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, ये एक मैटर है क्योंकि इनका मास भी है और ये जगह भी घेर रहे हैं। ठीक है, ये वुड से बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो जो ये मैटर हैं ये किससे बने हुए हैं, इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे एटम्स हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कोई मैटर है लेट्स से, तो ये जो है टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एटम्स आज तो हमें पता है, हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका जो थॉट है वो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने से आया हुआ है ना। तो आपकी क्लास में इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स की है, इंटरेस्टिंग है, एक स्टोरी की तरह सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या था कि प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम्स में हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे। कौन कौन से थे, हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे और ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ठीक है, तो ये जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, एक हमारे थे महर्षि कन्नड़। कौन थे हमारे, महर्षि कन्नड़। ठीक है, नाम भी आसान है, याद करना इतना मुश्किल नहीं है, महर्षियों के नाम ऐसे ही होते थे। महर्षि कन्नड़ थे। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर लेते हैं और हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं, है ना, यानी कि उनको तोड़ते चले जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे उसको हम और फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, द मैटर इज नॉट, फिर उसके बाद वो क्या है, वो नहीं तोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, a stage will come when its division will become impossible, when its further division is not possible, है ना, is not possible। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, उस स्टेज पे जो हमारा पार्टिकल आता है, ठीक है, उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, परमाणु। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा एटम बॉम्ब, है ना, तो एटम बॉम्ब को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, परमाणु बम ही तो कहते हैं। तो ये जो नाम है ये महर्षि कन्नड़ ने ही दिया था। तो आई होप महर्षि कन्नड़ की कहानी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, फिर एक और इंडियन फिलोसोफर आए थे हमारे, ठीक है, उनका नाम था पखुड़ा कट्यामा। थोड़ी सी मुश्किल स्पेलिंग है, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, पर किसी भी ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। पखुड़ा कट्यामा, उन्होंने क्या कहा था कि these particles combine to form materials।
ठीक है, कोई भी मटेरियल बनाने के लिए या मैटर बनाने के लिए ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं था, इन्होंने एक फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे इंडियन फिलोसफर्स की कहानी। अब हमारे ग्रीक फिलोसफर्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स कौन कौन से थे? आई होप आप सब लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना, क्योंकि नोट्स आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए बच्चों नोट्स बनाने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपका आता है ग्रीक फिलोसफर्स। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स कौन कौन से आए हमारे? 2 ग्रीक फिलोसफर्स आए हमारे। ठीक है, एक का नाम था डेमोक्रिटस, एक का नाम था डेमोक्रिटस और एक का नाम था ल्यूसिपस। ठीक है, इनके नाम भी थोड़े से टेक्निकल से लग रहे हैं, है ना, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, सेम ऑब्जर्वेशन करी, बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन करी कि मैटर जो है उसको हम डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली, और एक स्टेज आती है जहाँ पर फर्दर डिवीजन जो है वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में उन्होंने भी वो जो हमारा पार्टिकल आता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसका नाम उन्होंने रखा एटम। ठीक है, जिसे हमारे महर्षि कन्नड़ ने रखा था परमाणु, उन्होंने रखा उसका नाम एटम। ठीक है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि और फर्दर इसकी डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एटम उसका नाम रखा इन दोनों ने ही मिलकर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। फिर उसके बाद ये तो रही हमारी सारी फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशंस, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। ठीक है, फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशंस हुई, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के जस्ट एंड तक हमारे कुछ साइंटिस्ट थे। ठीक है, दिमाग है ना, दिमाग में क्यूरियोसिटी तो आती ही है साइंटिस्ट के। उन्होंने सोचा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करी। फिर उनको दिमाग में आया कि ये एलिमेंट्स कंबाइन कैसे हो रहे हैं, कंपाउंड कैसे बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, पर ये लोग कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं, है ना, विचित्र सी बात है। तो ये कैसे कंबाइन हुए? ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उनके दिमाग में आई। फिर एक हमारे साइंटिस्ट आए, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। उनका क्या नाम था? एंटोइने एल लिवॉइजर। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? एंटोइने एल लवॉइजर। ज़्यादातर हम इनको लवॉइजर के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने कुछ कानून दिए, उन्होंने केमिकल साइंसेस की फाउंडेशन रखी। उन्होंने इसके लिए 2 कानून यानी कि 2 लॉज दिए। ठीक है, 2 लॉज दिए। कौन कौन से लॉज थे? लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलराइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गॉट इट स्टूडेंट्स। और दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अब हमारी हिस्ट्री तो हो गई खत्म। अब हम अपने साइंस पे ही आ जाते हैं इसमें, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। आपको सारे नेम्स याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना बच्चों। तो अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है कि एक एटम कैन, या हम कह सकते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी 2 कंपाउंड लीजिए, केमिकल्स लीजिए और उनको मिक्स करवाइए। ठीक है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, उनको हमने मिक्स करवाया, कुछ उनका वेट लिया, तो क्या प्रोडक्ट जो बनेंगे क्या उसके अंदर उनका वजन अलग हो जाएगा? नहीं होगा। जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल ही आएगा। समझ में आगे? प्रोडक्ट्स डिफरेंट बन सकते हैं पर मास उतना ही रहेगा। तो यहाँ से ये लॉ बनता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम ये कह सकते हैं, मान लो हमारी कोई 2 रिएक्टेंट है ए और बी। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी एंड डी।
तो इनका जो मास है वो इनके मास से इक्वल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ए का मास सी के इक्वल हो या डी के इक्वल हो, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इनका 2 ग्राम्स है ना, और इसका 10 ग्राम्स है, तो क्या इनका 6 ग्राम्स हो सकता है, तो ये इक्वल हो गए ना, 12 ग्राम्स एंड 12 ग्राम्स हो गए कि नहीं हो गए। तो यानी कि हम इसके अंदर कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखें या माइंड मैप के फॉर्म में लिखें, तो हम लिख सकते हैं इस लॉ को, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये वाला लॉ तो बहुत आसान लग रहा है मैम, अब तो है ना, अब तो आसान लग रहा होगा। अब हम आते हैं अपने अगले लॉ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोपोर्शंस यानी रेशो, जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, मतलब रेशो सेम है। ठीक है, यानी कि आप कितने भी कंपाउंड ले लें दुनिया भर के, ठीक है, कितने भी कंपाउंड ले लें, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम रेशो में आपस में कंबाइन होंगे। नहीं आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वाटर लिया, क्या ये वाटर का फॉर्मूला है ना, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको पता है ना, 1 AMU इसका मास होता है, तो क्या मैं इसको 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका रेशियो लूँ ऑक्सीजन के मास के साथ, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना, और अगर मैं इसको काटूं तो ये आ जाएगा 1:8, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines in the ratio of 1:8 to give a compound of a water, to give a molecule of a water, है ना। अब ये वाटर आप कहीं से भी ले लो, किसी भी सोर्स से, चाहे वो रेन वाटर है, वेल वाटर है, पॉन्ड वाटर है, टैप वाटर है, कहीं से भी आप पानी ले लो, उसके अंदर उसका फॉर्मूला यही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8 के रेशियो में ही कंबाइंड होंगे। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर आप एमोनिया में देखें, एमोनिया में तो क्या आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 14:3। अब ये एमोनिया कहीं से भी बनी हो, लैब में बनी हो, एटमॉस्फेयर से बनी हो, कहीं पे भी, तो एमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो 2 एलिमेंट हैं वो हमेशा 14:3 की रेशियो में ही कंबाइंड होंगे। आई होप अब आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो लॉ है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये दिया था प्राउस्ट ने। ठीक है, ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने। ये आपको नाम याद होना चाहिए, P फॉर प्राउस्ट, P फॉर प्रोपोर्शंस, है ना। जहां जहां मुझे ट्रिक समझ में आती है मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। ठीक है, तो ये प्राउस्ट ने दिया था, क्या दिया था कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट्स combine in a definite proportions by mass, ठीक है, irrespective of the fact कि वो कौन से सोर्स से लिए गए हैं। आई होप ये दोनों के दोनों लॉ आपको अब समझ में आ गए होंगे जो लेवॉइजन ने दिए थे। ठीक है, अब बात आती है कि आगे ये प्रॉब्लम आती है कि इनकी कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो एक हमारे साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और उनकी थ्योरी से इन दोनों ही लॉ की एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हमें मिल जाती है। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, आई होप इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ठीक है, तो फिर अब हमारे आए अगले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। ठीक है बच्चों, जॉन डाल्टन आए। ठीक है, उन्होंने भी यही बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसके हम पोस्टुलेट्स लिखते हैं। उन्होंने कुल मिला के 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, उन्होंने कुल मिला के 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट हमारा है कि ऑल मैटर आपको लाइन वाइज सारे पोस्टुलेट्स लर्न होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, और हम इसको एक ट्रिक की मेथड से सीखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑल मैटर, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मैटर किससे बने हुए हैं। ऑल मैटर आर
made up of tiny particles are made up of tiny particles called atoms. Particles called atoms which takes parts in chemical reaction. Which takes part in chemical reaction. ठीक है, यही एटम है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब दूसरा आता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. यह आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक में जो है लाइन वाइज मिल जाएंगे, पर आपको समझ में भी आनी चाहिए हर लाइन, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इसकी डीप नॉलेज हो जाए. ठीक है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. ये क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. दैट इज वाई वी कैन से दैट they are not created या neither be created nor be destroyed. तो क्या इस पोस्टुलेट से मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे मिल रही है ना? मास क्यों सेम रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में? क्योंकि एटम्स जो है ना तो वो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते, तो मास तो अल्टीमेटली सेम ही रहेगा. तो डॉल्टन के इस पोस्टुलेट से हमें फर्स्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन तो मिल गई. अब हम आते हैं थर्ड पे. ठीक है, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि एक ही अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं साइज में, मास में, शेप में और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होंगे. अगर मैं हाइड्रोजन लेती हूँ तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे सबका मास, सबका साइज, सबका शेप, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी. क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं हम लोग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अगर डिफरेंट है एलिमेंट्स तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, है ना? वो डिफरेंट होंगे इन्हीं सब चीजों में, साइज में, शेप में, मास में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चारों पोस्टुलेट तो अब मैम बहुत आसान लग रहे हैं हमें, है ना? सबसे पहले बताओ मैटर किससे बना हुआ है? जिससे बना हुआ है वो इंडिविजिबल है, सेम एलिमेंट के सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होंगे साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज में. इतनी सी बात है. तो ये चारों समझ में आ गए और सेकंड पोस्टुलेट से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमें जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाती है. ठीक है, अब इसके बाकी बचे दो. ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे. जिनकी स्पीड नहीं बन पा रही है वो स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, तो अब आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है कि एटम्स कंबाइन. ध्यान से सुनिएगा, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, एटम्स जो हैं वो किस में कंबाइन होते हैं? इन द रेशो ऑफ होल नंबर्स. इतनी बात समझ में आ गई? टू फॉर्म कंपाउंड्स. अगर हम कंपाउंड बना रहे हैं तो एटम क्या करेंगे? कंबाइन होंगे. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो इनका क्या है? 1:8 है रेशो. तो होल नंबर ही है ना, होल नंबर है, तो उसी में ही ये कंपाउंड बना लेते हैं. समझ में आ गई इतनी सी बात? तो क्या इससे हमें लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का कुछ समझ में आ रहा है ना? एक्सप्लेनेशन मिल रही है ना, है ना? तो बस इसी पोस्टुलेट से हमें वो मिल जाती है एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस. ठीक है, अब आते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पोस्टुलेट पे. ठीक है, लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स
the relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound. एक कंपाउंड में जो नंबर है और काइंड ऑफ एटम है, नंबर यानी कि जैसे कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे हम वाटर जो है टैप वाटर लें, रेन वाटर लें, वेल वाटर लें, कुछ भी लें, ठीक है। तो उसमें नंबर एंड द काइंड ऑफ एलिमेंट विल रिमेन द सेम। आई होप ये वाला पोस्टुलेट अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग स्टार और एक हार्ट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं दोनों ही, ठीक है, दोनों ही। और ये दोनों किसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, गिव एक्सप्लेनेशन टू लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, इसको ये क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। समझ में आ गई बात इतनी? तो आई होप आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर लेंगे, बस आपको इस टॉपिक की अच्छे से रिवीजन करनी है, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम एटम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एटम क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसकी अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।